बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी मेनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्यूनाइजेशन सेक्शन से, जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम में इम्यूनाइजेशन सेक्शन 5 नंबर है जो आपके कवर करता है। और जो क्वेश्चंस आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन से वो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, 100% आते हैं, चाहे आप कोई से भी पेपर है जो एक बार देख लीजिए। और जो भी लोग NHM की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि 25 पेपर्स ऑफ सेट रहेगा NHM पेपर्स का, जिसमें ओनली NHM के पेपर्स बस रहेंगे। ओनली NHM में आपके MP, UP, बिहार, त्रिपुरा, HP और अदर स्टेट के NHM बस पेपर्स आपको ऐड किए गए हैं। जो भी लोग उन पेपर्स को लेना चाहता है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकता है। सभी पेपर ऑफिशियल्स रहेंगे, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया गया। और जो भी लोग NVS की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है बट अभी फॉर्म फिलअप की डेट कंफर्म नहीं हुई है। जो लोग UP के लिए स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर्स को देख सकते हैं। और जो भी लोग ओनली UP NHM, CHO, UPSSC के पेपर्स लेना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने भी अभी तक जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब जाके विजिट नहीं किया, प्लीज़ विजिट कीजिए वहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छे शॉर्ट टॉपिक में है जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जिसमें आप 5-5 मिनट में आपके एक टॉपिक है जो क्लियर होते जाएंगे। प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा कैलकुलेटर है जो यूज़ नहीं किया गया है HDI में? HDI एग्ज़ाम में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा कैलकुलेटर है जो यूज़ नहीं किया गया है? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया गया है वो कौन सा होगा? ऑप्शन में है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, सोशल इनइक्वालिटी। तो क्या है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं है? मतलब HDI क्या है? इंडेक्स में हर एक देश की क्या सोशल क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन को लेके यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तरीके से सर्वे किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, एजुकेशन होगा, पर कैपिटल इनकम होगा, सोशल इक्वालिटी होता है, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोशल इनइक्वालिटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो एक स्टैटिकल टूल है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट, कि किसी भी देश ने अपने क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं किस फील्ड में, सोशल और इकोनॉमिकल, जिसमें पर्सन का रहन सहन मतलब कि लाइफ स्पैन कैसा रहा है, एजुकेशन का लेवल हाई रहा है, और जो पर कैपिटल इनकम है GDP है वो भी ज़्यादा रही है। तो वो सब चीज़ें क्या करेंगी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रेजेंट करेंगी। और यदि हम बात करें कि सबसे अच्छा HDI है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किस देश का रहा है, तो वो रहा है नॉर्वे का। कहाँ पर? नॉर्वे का। और जो HDI इंडेक्सेस में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मेज़र की जाती हैं, कौन कौन सी? वो है पर कैपिटल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वहाँ का एजुकेशन लेवल किस तरीके का ये चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी HDI को। तो यदि हम बात करें, ये तो यहाँ पर 2022 का दिया हुआ है, यदि हम 2023 की बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो कंट्री रहा है, जो साउथ एशियन रीजन में यदि हम बात करें तो 191 देशों के ऊपर यहाँ पे सर्वे किया गया था। तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रखे कि इंडिया का जो HDI है 2023 में कितना रहा है? 132। कितना? 132 रहा है 191 देश में से। 191 जो कंट्री हैं
191 देश में जो सर्वे किया गया था, उन देशों में से यदि इंडिया के HDI की बात करें हम तो कितना है 132। और सबसे अच्छा सबसे हाईएस्ट कब रहेगा, जब उस देश की पर कैपिटल इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ टाइम, जो आपका जो भी चीज़ें आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, गरीबी नहीं है, दैट मीन्स आप अच्छे से सभी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें सबसे अच्छा रहा है कहाँ का, नॉर्वे का। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो HDI इंडेक्स रहा है वो कहाँ का रहा है, नॉर्वे का। इंडिया का रहा है 132, 132, 191 देशों के बीच में जो यहाँ पर स्कोरिंग की गई और जो भी यहाँ पे सर्वे किया गया। तो जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, अब पूछा जा सकता है कि HDI के बारे में कि HDI की शुरुआत कब से हुई, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे कौन, महबूब उल हक, जिन्होंने जो एक इकोनॉमिस्ट थे 1990 में 1990 में एक तरीके से सर्वे लाए। फिर जिसके बाद जो रिपोर्ट कौन देता है HDI की, वो देता है यूनाइटेड नेशन। HDI की जो रिपोर्ट है कौन देगा, यूनाइटेड नेशन। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करता है और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी। HDI के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि 2023 में इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहा 132। कितने देशों की काउंटिंग के बाद ये निकल के आया है, तो 191 देशों की। और टॉप मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट HDI वाला जो देश है वो कौन सा है, वो है नॉर्वे। दैट मीन्स यहाँ का रहन सहन, यहाँ की पढ़ाई लिखाई, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सभी चीज़ें अच्छी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर when teaching a client about contraception, which of the following would the nurse include as the most effective method for preventing sexually transmitted infection? तो यदि जब भी आप किसी क्लाइंट को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताते हैं आप किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पर कौन सा जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्पर्मिसाइड्स, डायफ्राम, कॉन्डोम्स या फिर वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड में आप किया जाएंगी। डायफ्राम है जो फीमेल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये STD को प्रिवेंट नहीं करेगा। स्पर्मिसाइड्स आपको एज एन कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेंगे क्योंकि इसमें केमिकल्स रहेंगे, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को नहीं रोक पाएंगे। ये काम ओनली कॉन्डोम करेगा। कैसे? जब भी कॉन्डोम यूज़ किया जाएगा, कॉन्डोम एक तरीके की लेयरिंग ही रहेगी, जिसके कारण जो भी सीमेन के थ्रू जो भी अंदर जो आपको जो डिसीज़ ट्रांसमिट होने का खतरा रहेगा वो कम हो जाएगा। तो एक जो बेस्ट मेथड होती है, सबसे चीप, सबसे बेस्ट, वो कौन सी है? वो है कॉन्डोम। क्लियर? नेक्स्ट इज when preparing a woman who is 2 days postpartum for discharge, recommendation for which of the following contraception method would be avoided? तो यहाँ पर यदि किसी लेडीज़ को 2 दिन बस हुए पोस्टपार्टम डिस्चार्ज को, मतलब 2 दिन बस हुए उसकी डिलीवरी को, तो उसको कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आप रिकमेंड कर सकते हैं, अवॉइड करने के लिए कहेंगे कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपको अवॉइड करना है? डायफ्राम, फीमेल कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर रिदम मेथड? कौन सी मेथड है जो आप अवॉइड करने के लिए कहेंगे? 2 दिन हुए पोस्टपार्टम को, डिस्चार्ज हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि 2 दिन की डिलीवरी का टाइम बस हुआ है, 2 दिन हुए बच्चे को जन्म दिए। जो मेथड आप अवॉइड करने को कहेंगे वो क्या होगी? तो यहाँ पर जो मेथड होगी वो होगी डायफ्राम। और डायफ्राम ही क्यों होगी? क्योंकि फिटिंग, डायफ्राम की फिटिंग, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका उसी शेप में नहीं रहता जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है। इसको एटलीस्ट 6 हफ्तों तक का टाइम लग जाता है, 6 वीक का टाइम लगता है वापस से रिवर्ट बैक होने में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट जाने में। तो यहाँ पर डायफ्राम एक प्रॉपर फिटिंग नहीं लेगा, डायफ्राम एक प्रॉपर फिटिंग नहीं रहेगी, जिसके कारण ये किसी भी तरीके से आपको, एक तरीके से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं कर पाएगा। जब फिटिंग ही नहीं रहेगी तो प्रॉपर एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं कर पाएगा और 6 हफ्ते तक आपके जो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाने का टाइम लगेगा, इन्वोल्यूशन होने का टाइम लगेगा, वेजाइना को, यूट्रस को, सभी जो ऑर्गन है, पार्ट है उनको, इसीलिए फिटिंग के कारण डायफ्राम को अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट दैट एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस वुड नॉट बी रिकमेंडेड। तो यहाँ पर कौन से क्लाइंट को इंट्रायूटेराइन डिवाइस दैट मीन्स आईयूडी लगाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। वुमन ओवर एज 35, नलीपैरस वुमन, प्रोमिसियस यंग एडल्ट, पोस्टपार्टम क्लाइंट। किस क्लाइंट के लिए आप आईयूडी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा, कौन सा क्लाइंट होगा। तो यहाँ पे आप भी अपने आंसर हैं, जो क्लासेस चलती हैं स्पेशली यहाँ पे प्रीमियर क्लास हो पाती है क्योंकि टाइम नहीं रहता है, जिसके कारण आपको लाइव क्लास हो पाए, बट वो भी आपकी बहुत जल्दी मे बी 1 वीक के बाद है, आपकी डेली लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी लेडी होगी जिसको आप आईयूडी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो वुमेन ओवर एज 35 इसको कर सकते हैं, नलीपैरस वुमेन में भी कर सकते हैं, प्रोमिसियस यंग एडल्ट या फिर पोस्टपार्टम क्लाइंट। पोस्टपार्टम क्लाइंट में जो PPIUCD होती है वो इंसर्ट करने की एडवाइस दी जाती है। नलीपैरस में रिकमेंड कर सकते हैं, जिसकी एज 35 साल उसमें भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोमिस्कियस यंग एडल्ट दैट मीन्स ऐसी लेडी जिसके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हो या फिर यंग क्लाइंट हो सकता है। तो ऐसे केस में आप आईयूडी इंजेक्ट करने के लिए नहीं कहेंगे यदि एक से ज़्यादा पार्टनर है, तो ऐसे में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। और यदि आईयूडी इंजेक्ट की तो आईयूडी का जो एक सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग, दूसरा पेन। तो इन दोनों को बचाने के लिए आईयूडी को अवॉइड करने को कहा जाता है। बट यदि आपके एक से ज़्यादा पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है, तो ऐसे केस में आईयूडी रिकमेंड नहीं की जाएगी। ऐसे केस में आप क्या यूज़ करने को कहेंगे, कॉन्डोम, क्योंकि वही आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोमिस्कियस यंग क्लाइंट है इसको आईयूडी इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मोर देन 1 पार्टनर, यहाँ पर हम सेक्सुअल पार्टनर की बात कर रहे हैं, मोर देन 1 सेक्सुअल पार्टनर रहेंगे तो यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इन हर 3rd trimester टेल्स द नर्स आई एम कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स रिकमेंडेड। तो एक क्लाइंट कहती है 3रा ट्राइमेस्टर उसका चल रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर में कहती है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है हमेशा, वो क्या करे, डेली एनिमा ले, लेक्सेटिव्स ले, इंक्रीज फाइबर इंटेक, मतलब डाइट है जो उसमें फाइबर ज़्यादा हो, या फिर डिक्रीज फ्लूइड इंटेक। तो जब 3rd ट्राइमेस्टर चलता है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो फीटस है उसकी ग्रोथ होगी, एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है रेक्टम पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ब्लैडर पे भी प्रेशर रहेगा, तो जो यूरिन पास है वो बहुत ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ऐसे केस में आप फ्लूइड ज़्यादा लेने को कहेंगे, डाइट में फाइबर्स लेने को कहेंगे बहुत ज़्यादा, कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स लीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि पेशेंट को इंक्रीज द फाइबर इंटेक, यदि होता कि फ्लूइड इंटेक तो यहाँ पे आप इंक्रीज फ्लूइड इंटेक भी कह सकते हैं। डेली एनिमा और लेक्सेटिव अवॉइड करने के लिए कहेंगे, आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट इज द क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड ऑन January 14 एंड एंडेड ऑन January 20. यूजिंग Nagel's rule, the nurse determines her EDD to be which of the following. तो आपको Nagel's rule यूज करके एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। क्लाइंट के पीरियड हैं तो 14 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 जनवरी तक चले हैं, मतलब कि LMP का पहला दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन क्या रहा है, 14 जनवरी। एंड हुए पीरियड 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी डेट आप नहीं लेंगे, आप यहाँ पे 14 जनवरी को यूज़ करेंगे।
अब नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करना है तो ईडीटी कैसे निकालेंगे आप? ऑप्शन में सितंबर 27, अक्टूबर 21, नवंबर 7 या फिर दिसंबर 27। नेगल्स रूल यूज़ करके आप ईडीटी कैसे निकाल सकते हैं? नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग एलएमपी का फर्स्ट दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। जो एलएमपी आपको ईडीटी निकालनी है तो यहाँ पे तो आंसर आपका अक्टूबर 21 आएगा। कैसे? आपको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके सीधा बताते हैं कि जो नेगल्स रूल है, क्या है? नेगल्स रूल है, वो फॉर्मूला है यहाँ पर एलएमपी का फर्स्ट डे। एलएमपी का फर्स्ट डे यहाँ पे क्या है आपका? 14 जनवरी, क्लियर, प्लस 9 मंथ, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, प्लस 7 डेज, तो आपका क्या निकल के आएगा? आपका जो निकल के क्या आएगा? 14 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्लियर। 14 अक्टूबर हो गए, आपने 9 मंथ ऐड किए। फिर 14 अक्टूबर में आपको 7 दिन और जोड़ देना है। 14 अक्टूबर में आप 7 दिन और जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? 21 अक्टूबर, क्लियर। तो आपको इस तरीके से है जो नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करके, यहाँ पर 2 डेट इसलिए दी ताकि आप कंफ्यूज हो, बट यहाँ पे कहा जाता है कि पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं कब? 14 जनवरी से 20 जनवरी को ख़त्म हुए हैं, लेकिन एलएमपी का पहला दिन तो 14 जनवरी ही माना जाएगा आपका। और जो नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 14 जनवरी में आपको 9 महीने, मतलब एलएमपी का पहला दिन, जो भी डेट आपको कभी भी एग्जाम में डेट में हेर फेर हो सकती है, तो जो भी डेट दी जाए वो आपकी, प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू ईडीटी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज when taking an obstetrical history on a pregnant client who states I had a son born at 38 weeks of gestation, a daughter born at 30 weeks gestational, and I lost a baby at about 8 weeks. The nurse should record her obstetrical history at which of the following? तो यहाँ पर आप किस तरीके की हिस्ट्री है जो निकालेंगे? जो जीटी पैल स्कोर निकालना है आपको, यहाँ पर जीटी पैल स्कोर है जो आप कैसे निकालेंगे? ऑप्शन में दिए हुए हैं G2 T2 P0 A0 L2, दूसरा है G3 T1 P1 A0 L2, G3 P2 A0 A0 L2, या फिर G4 T1 P1 A1 L2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको आंसर बहुत इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेग्नेंट क्लाइंट है, मतलब प्रेजेंट में प्रेग्नेंट है, ग्रेविड स्टेट में है। प्रेजेंट में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आप प्रेग्नेंट क्लाइंट की ही निकालेंगे, तो प्रेजेंट में क्या है? जो आपका पेशेंट है वो क्या है? प्रेग्नेंट है, मतलब ग्रेविड स्टेट में है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आई हैड अ सन, एक बेटा है जो कि 38 वीक में हुआ है, दैट मीन्स पूरा कंप्लीट टर्म प्रेगनेंसी में हुआ है। फिर दूसरी बेटी है जो कि 30 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड में हो गई, तो यहाँ पर जी क्या हो गया? 2 हो गया, अभी तो यहाँ पर 2 हो गया, और जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू 3 हो गया। जो बेटी हुई है उसकी डॉटर बॉर्न हुई है 30 वीक्स, मतलब प्री टर्म प्रेगनेंसी में है, वो प्री टर्म प्रेगनेंसी में पैदा हुई है। फिर एक उसका अबॉर्शन भी हुआ है, 8 वीक का बेबी रहा है जो उसका अबॉर्ट हो गया, तो G4 स्कोर हो गए आपके। पहला जो आपने हिस्ट्री ले रहे वो, दूसरे में बेटा है, तीसरी बेटी है और चौथा अबॉर्शन हुआ है, तो G4 हो गया यहाँ पर, क्लियर। G4 हो गया, ग्रेविड 4 टाइम हो गई। टर्म प्रेगनेंसी एक हुई है, प्री टर्म एक हुई है, अबॉर्शन एक हुआ है, और लिविंग में 2 बच्चे हैं जिंदा हैं जो कि बेटा और बेटी। तो यहाँ पर आपका जीटी पैल स्कोर कितना इजी है निकालना, वो आपका होगा कि G4 ग्रेविड 4 बार हुई है, जो टर्म प्रेगनेंसी एक हुई जो कि 38 वीक में हुई है, जो प्री टर्म है वो भी एक रही है 30 वीक की, अबॉर्शन एक हुआ है 8 वीक में, और जो लिविंग में है वो 2, एक लड़का और एक लड़की। जीटी पैल स्कोर आपका क्या आएगा? G4 T1 P1 A1 L2, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज when preparing to listen to the fetal heart rate at 12 weeks gestation, the nurse would use which of the following? तो यदि आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे की हार्ट रेट सुनना चाहते हैं, फीटल हार्ट रेट,
12th वीक की जेस्टेशन में, तो आप जो स्टेथोस्कोप है कहाँ पे रखेंगे? स्टेथो प्लेस्ड midline at the umbilicus, Doppler placed midline at the suprapubic region, fetoscope placed midway between the umbilicus and the scaphoid process, external electronic fetal monitor placed at the umbilicus। तो सबसे पहली चीज़ फीटोस्कोप से आप 20 वीक की प्रेगनेंसी में ही, 20 वीक की जेस्टेशन में ही फीटल हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेथोस्कोप, तो अम्बलाइकस के यहाँ पे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि बिलो द अम्बलाइकस रहता है 12 वीक का जेस्टेशनल पीरियड में, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका आता है मिडवे द अम्बलाइकस एंड एक्सिफॉइड प्रोसेस, तो बिलो अम्बलाइकस ही रहेगा, तो बिटवीन अम्बलाइकस एक्सिफॉइड प्रोसेस में तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 12 वीक का जेस्टेशनल है पीरियड, मतलब बिलो द अम्बलाइकस रहेगा फीटस। बिलो द अम्बलाइकस रहने के लिए फीटस बिलो द अम्बलाइकस है, दैट मीन्स सुप्राप्यूबिक रीजन के यहाँ पर है। सुप्राप्यूबिक रीजन के यहाँ पर आप डॉपलर से ही चेक कर सकते हैं। किससे? डॉपलर से। 12 वीक जेस्टेशनल, द यूट्रस राइसेस आउट ऑफ द पेल्विस एंड इट पाल्पेट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसा कि मैंने कहा कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पर ही रहेगा। ऐसे केस में आपको बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है, जो फीटस का हार्ट रेट है, वो ना तो अबव अम्बलाइकस सुनाई देगा, नहीं एक्सिफॉइड प्रोसेस के। एक्सिफॉइड प्रोसेस के यहाँ तो पहुँचेगा 35-36 वीक में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा डॉपलर प्लेस्ड मिडलाइन एट द सुप्राप्यूबिक रीजन। नेक्स्ट इज क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस नाम दिया गया है किस बैक्टीरिया को? क्लोरेस्टेडियम टिटेनी को, कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस को, या फिर हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा के लिए। क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस है किसके लिए नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए, जो कि डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट है। क्या? कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया है जो कि किसके लिए? यदि डिप्थीरिया की बात की जाए तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्लेब्स-लॉफलर बैसिलस किसका नाम है? कॉर्नीबैक्टीरियम। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएचसी में वैक्सीन किस में स्टोर की जाएंगी? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में, या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। किस में है जो वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा? तो यहाँ पर वैक्सीन स्टोर की जाएंगी यदि पीएचसी की बात की जा रही है तो ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। कितना? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। पीएचसी लेवल पे यदि वैक्सीन को स्टोर करने की बात की जा रही है, किस जो टेम्परेचर होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और ILR में, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में इसको क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। डीप फ्रीजर टेम्परेचर, यदि यहाँ पर बात करें हम कि जो डीप फ्रीजर में कितना टेम्परेचर होता है, तो -15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक OPV स्टोर की जाती है -20 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे वैक्सीन स्टोर करने का टेम्परेचर, -20 डिग्री सेल्सियस पे OPV स्टोर की जाएगी। WIC, वॉक इन कोल्ड रूम, गवर्नमेंट मेडिकल शॉप होती हैं जो वहाँ पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यदि आप कहीं पर भी कुछ कम बयान लेके जाना चाहते हैं वैक्सीन के, तो वहाँ पर कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर यूज़ किए जाते हैं, जो कि सब सेंटर के लिए है। आगे हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्यों यूज़ की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक और असेस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन है जो एक तरीके से वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से लेके वैक्सीन जहाँ पहुँचानी है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके वैक्सीन की बनने से लेके ट्रांसपोर्ट होने से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक के होने के पहले तक वैक्सीन सेफ है या नहीं, वो पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन का टेम्परेचर सही है या नहीं, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, डायल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा कोल्ड चेन के टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि सही है या नहीं। तो जो थर्मामीटर यूज़ होगा वो होगा डायल थर्मामीटर, इस तरीके से होगा, जिसको यूज़ किया जाएगा वैक्सीन। जो कोल्ड चेन सिस्टम किसके लिए, वैक्सीन के लिए, किसके लिए, वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो भी वैक्सीन सही तरीके से पहुंचती है जहां तक भी आपको भेजनी है उसके लिए तो थर्मामीटर अपनाया जाएगा, वो क्या होगा, डायल थर्मामीटर। नेक्स्ट वन इज विच डाइल्यूशन इज यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा डाइल्यूशन यूज किया जाएगा, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन या फिर ग्लूकोज 5%। मीजल्स वैक्सीन आफ्टर 9 मंथ की एज के बाद दी जाती है बच्चों में, 9 महीने के बाद। तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन यूज़ होगा वो होगा कौन सा, डिस्टिल वाटर। कौन सा, डिस्टिल वाटर। अभी देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मीजल्स वैक्सीन को लेके, मीजल्स वैक्सीन दी जाती है 9 महीने की एज के कंप्लीट होने के बाद। मीजल्स वैक्सीन आफ्टर डाइल्यूट और रिकॉन्स्टिट्यूट ओनली 4 आवर। जो VBM पॉलिसी है, वैक्सीन में जो पॉलिसी होती है, मॉनिटर VBM पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग मीजल्स वैक्सीन को यदि 4 घंटे हो गए आपने डाइल्यूट किया रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म में तो ओनली 4 घंटे तक ही यूज़ करना है, इसके बाद नहीं यूज़ करना है। आफ्टर 4 आवर नेवर इट्स यूज बिकॉज इट कॉज द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और जो मीजल्स के कारण जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा वो होगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, बैक्टीरिया। मीजल्स वैक्सीन के लिए जो यदि 4 घंटे से ज़्यादा वैक्सीन डाइल्यूट रखी हुई हो गई, घोले हुए हो गई डिस्टिल वाटर में, अब आप उसको 4 घंटे के बाद यूज़ ना करें, नहीं तो जो बेबी है उसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होगा। किसकी ग्रोथ के कारण होगा स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के कारण। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम implemented by the government of India in 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and pregnant women। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लाया था कि 2 साल तक के बच्चे और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इस प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। वंदे मातरम स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कौन सा प्रोग्राम लाया था 2014 में, जिस प्रोग्राम के तहत क्या है, जिस प्रोग्राम के तहत है क्या किया गया था कि जो भी प्रेग्नेंट क्लाइंट हैं और जो भी बच्चे हैं 2 साल तक के उनको कवर किया जाएगा वैक्सीन में। तो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, कौन सा, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि 2020 तक फुली कवरेज करना है, 90% इम्यूनाइजेशन करना है जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे। इसी प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा सा और चेंज करके लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। 8 अक्टूबर 2014 को, यदि ओनली मिशन इंद्रधनुष कहें तो 25 दिसंबर 2014, जिसमें 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट क्लाइंट को 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज के साथ 2020 तक कवर करना था। फिर इसमें इतना नहीं हो पाया तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लाया गया 8 अक्टूबर 2017 को। क्लियर, जिसमें हर एक 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट क्लाइंट और रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रह गए हैं उनको कवर किया गया। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया, तो जो 8 अक्टूबर 2017 वाला आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर कहा गया कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किया गया है, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बस कहें तो 8 अक्टूबर 2017, लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को उस टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी मनसुख मांडविया है जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन 2019 में जो डॉक्टर हर्षवर्धन क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लाया और इसके तहत कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक के लिए, इसमें बच्चों को हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट इज मीजल्स इज इन्फेक्शियस ड्यूरिंग। मीजल्स है इन्फेक्शियस कब रहेगा सबसे ज़्यादा, आफ्टर 4 days ऑफ रेसिस,
4 days before onset of races until 5 days thereafter throughout the disease या फिर only an incubation period। मीजल्स सबसे ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर जो अदर प्रोग्राम है जैसे वंदे मातरम स्कीम है, तो वंदे मातरम स्कीम लाई गई थी 2004 में, 9 फरवरी 2004 में। कब? 9 फरवरी 2004 में लाई गई थी। और इस प्रोग्राम के तहत ओपीडी सर्विसेज अवेलेबल करवाई गई थी। और इसी प्रोग्राम के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं वो फ्री आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते थे। जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, क्या है? JSS क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के जून 2011 में लाई गई थी, जिसके तहत मैटरनल मोर्टेलिटी के साथ साथ न्यूनेटल मोर्टेलिटी को भी हमें कम करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर आज जो क्वेश्चन कि मीजल्स का इन्फेक्शियस पीरियड, सबसे ज़्यादा मीजल्स का इन्फेक्शियस पीरियड होगा 4 days बिफोर ऑनसेट ऑफ रेसेस अंटिल 5 days आफ्टर, मतलब रेसेस नहीं आए उसके 5 दिन पहले और आने के 5 दिन बाद तक का टाइम है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेगा। मीजल्स भी वही स्नीजिंग कफिंग के थ्रू फैलेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के बेड लिनेन को क्लीन करने में? डिटॉल, सिडेक्स, सेवलॉन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा HIV वाले में, कोविड वाले में होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन नेम। प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है कौन से हार्मोन के बेस पर? FSH के, प्रोजेस्टेरोन के, HCG या फिर LH के। तो जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है वो क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। प्रेगनेंसी में ये सबसे पहले डिटेक्ट होता है ब्लड में एंड देन आफ्टर द यूरिन। UPT जो टेस्ट किया जाता है, जब 2 पॉजिटिव पिंक लाइन आती हैं UPT किट में, तो किसके लिए है? प्रेगनेंसी के लिए 2 लाइन आती हैं पिंक, तो पॉजिटिव है टेस्ट। और यहाँ पर जब 2 पॉजिटिव लाइन की बात की जा रही है यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट में, तो यहाँ पर HCG हार्मोन ही प्रेजेंट रहेगा। HCG हार्मोन का लेवल इनिशियल टाइम पे ज़्यादा होता है और इसी HCG हार्मोन के लेवल ज़्यादा रहने के कारण हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती हैं वो इसी HCG हार्मोन के कारण होती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में स्टैनिंग टेक्निक है जो कौन सी यूज़ की जाती है? जील नेल्सन, ग्राम स्टैनिंग, जीनसा स्टैनिंग या फिर पास स्टैनिंग। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइन, तो इसके लिए जो स्टैनिंग यूज़ की जाती है वो होती है जील नेल्सन टेक्निक। कौन सी? जील नेल्सन टेक्निक और जील नेल्सन स्टैनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग नहीं दे सकते हैं? मतलब कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है, तो वो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो आप नहीं देंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिथाम्ब्यूटल और रिफाम्सिन। तो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके 8वें नंबर की जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इसको डैमेज करेगी, इसके कारण आपको क्या होगा? बहरापन होगा, हियरिंग लॉस होगा। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि ये बच्चे को टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी ये। दूसरी चीज़, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली एक ऐसी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो ओनली इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू। तो यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? आर्थराइटिस होगा, डायबिटीज़ होगा, हार्ट डिसीज होगी या फिर माइग्रेन होगा। क्या होगा? तो वो होगा आपका डायबिटीज़। क्या होगा? डायबिटीज़। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज इंक्रीज्ड इन किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर में क्या है जो बढ़ेगा? किसका लेवल बढ़ेगा? SgO2, SGPT। तो ये आपके लिवर वाले केस में बढ़ते हैं, लिवर प्रॉब्लम होगी तब। BUN और क्रेटिनिन या फिर सीरम एमाइलेज। तो किडनी फेलियर में आपका BUN और क्रेटिनिन का लेवल है जो ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट इज अल्फर्ड विनेट इज एसोसिएटेड विद। तो अल्फर्ड विनेट है जो किससे रिलेट करते हैं? पर्सनालिटी टेस्टिंग से, एटीट्यूड टेस्टिंग से,
इंटेलिजेंसी टेस्टिंग से या फिर वैल्यू टेस्टिंग से। किससे? तो यहाँ पर जो अल्फर्ट बिनेट हैं, क्या हैं? अल्फर्ट बिनेट हैं। किससे रिलेट करेंगे? ये करते हैं इंटेलिजेंसी टेस्टिंग से। किससे? इंटेलिजेंसी टेस्टिंग से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन? तो IUGR के कारण इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। यदि बच्चा IUGR में भी है, कौन सा कॉज नहीं होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। सॉरी, IUGR का कौन सा कॉज नहीं होगा? ल्यूकोसाइटोसिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर मैटरनल हार्ट डिसीज। तो यदि जस्ट यहाँ पर कहा है IUGR ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी होते हैं, क्या है जो उसका कॉज नहीं होगा? तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी के लिए क्या है? ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी के लिए, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण नहीं होंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तो और बच्चे जो इवन 4 kg से ज़्यादा तक के हो जाते हैं, मैक्रोसोमिक बेबी होंगे, ना कि IUGR बेबी होंगे। ल्यूकोसाइटोसिस के कारण IUGR हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है, और यहाँ पर मैटरनल हार्ट डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। लेकिन कभी भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण बच्चा IUGR नहीं होगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ मैक्रोसोमिया? मैक्रोसोमिया का कॉज क्या नहीं होगा? जेस्टेशनल डायबिटीज़, मलाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, मैटरनल ओबेसिटी या फिर शॉर्ट स्टैच्यू। क्या है जो मैक्रोसोमिया का कॉज नहीं है? मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज साइज बेबी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले बेबी लार्ज साइज बेबी होते हैं। क्लियर? फिर है यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो गई, 42 वीक भी हो गए लेकिन तब भी डिलीवरी नहीं हो पाई है, तो उसमें भी बच्चे का वजन बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आपको आता है कि मैटरनल ओबेसिटी, यदि माँ मोटी है, मतलब माँ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ओबीज है, तब भी बच्चे का वजन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट स्टैच्यू वाले में मैक्रोसोमिया का रीज़न कम रहेगा। नेक्स्ट इज, द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी इज। प्राइमरी साइट क्या है हेमेटोपोइसिस की फीटस में मिड प्रेगनेंसी के टाइम पर? लिवर, बोन, ब्रेन या फिर किडनी। तो हेमेटोपोइसिस होगा कहाँ पर? लिवर में। द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी या फिर एडवर्ड जेनर। तो वैक्सीनेशन सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया था? किसने किया था? ये भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो की थी एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स की 1798 में। तो एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन के लिए यदि पूछे तो एडवर्ड जेनर ही इसके फादर भी माने जाते, क्योंकि पहली वैक्सीन की खोज इन्होंने ही की थी, वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। OPV की खोज की थी डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। किसने? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट इज, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन को कवर किया गया है, किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV। कौन सी वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष में कवर नहीं है? डिप्थीरिया है, वूफिंग कफ है, TB है, लेकिन PCV नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले इसमें जो एम था कि 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़ को 7 प्रिवेंटेबल डिसीज से हमें क्या करना है? वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिसीज जिनको कवर करना है। तो 7 ही क्यों कही गई? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो उन्हीं 7 कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेनबो के जो 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग 7 डिसीज को टारगेट किया गया, जिसमें रखी गई डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनेस मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस DPT, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी, इनको रखा गया, 7 रखी गई। लेकिन आफ्टर दैट इसमें 4 और ऐड कर दी, जिसमें रोटा वायरस हो गया, फिर मीजल्स हो गया, रूबेला, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और IPV। तो यहाँ पर टोटल मिला के जो हो गई कितनी हो गई? 11 वैक्सीन को यहाँ पे कवर कर दिया गया। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन।
तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1817, 1974, 1976 या फिर 1985 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1985 में, 1985 में। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978। क्या था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 में आया था। फिर इसके बाद आया था UIP और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड था, ऐड था? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, या फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में प्रेग्नेंट मदर और बच्चे दोनों ऐड किए गए थे। क्या क्या? प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर, दूसरे में कहा कि 5 साल तक के बच्चे, तीसरे में प्रेग्नेंट मदर और बच्चे कहा, फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर जो ऑल चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर ऐड की गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन का रूट क्या है? रोटा वायरस वैक्सीन दी क्यों जाती है? डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। किससे? डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर इसका रूट क्या है? IM है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है कि ओरल है? तो रोटा वायरस वैक्सीन का जो रूट है वो कौन सा है? वो है ओरल। ओरल रूट है यहाँ पर। कब कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बच्चे को जब आपकी पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है 6, 10, 14 वीक्स में। कब? 6, 10, 14 वीक्स में दी जाती है, तब इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ओरल दी जाती हैं। एक होती है रोटाटैक्स, दूसरी होती है रोटारिक्स। रोटाटैक के 3 डोज दिए जाते हैं, रोटारिक्स के 2 दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन और कितना दिया जाता है ओरली? यहाँ पर आपको 5 ड्रॉप्स। कितनी? 5 ड्रॉप्स है जो ओरल दी जाती हैं बच्चे को 6, 10 एंड 14 वीक्स में। अब कब? 6, 10 एंड 14 वीक्स में ओरली 5 ड्रॉप्स। कितना? ओरल 5 ड्रॉप्स है जो दी जाती हैं। जैसे पोलियो की 2 दी जाती हैं, इसकी 5 दी जाती हैं। नेक्स्ट इज लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। पूरे विश्व में लास्ट केस है जो स्मॉल पॉक्स का कब डिटेक्ट हुआ था? 1977, 1978, 1979 या फिर 1982 में। लास्ट केस डिटेक्ट हुआ था 1977 में सोमालिया में। कब? सोमालिया में। 1979 में WHO ने इसको एरेडिकेट माना था। कब? यदि एक कंफर्म डेट कहें तो 1980 कहता है। WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तो 1980 भी है और 1979 भी है। तो एरेडिकेशन कब हुआ था? 1979-80 के बीच में। लास्ट केस आया था 1977 में। और इंडिया में लास्ट केस कब आया था? 1975 में, 24 मई को। अब जो वैक्सीन ओरल दी जाती हैं, IM दी जाती हैं, सबक्यूटेनियस दी जाती हैं। तो इंट्राडर्मल ओनली एक ही वैक्सीन दी जाती है, वो है BCG वैक्सीन। सबक्यूटेनियस में मीजल्स दी जाती है, येलो फीवर दी जाती है। इंट्रामस्कुलर में वास्टस लैटरलिस मसल्स यूज़ की जाती है, आता है एग्जाम में इन्फेंट में। तो इंट्रामस्कुलर में पेंटावेलेंट आएगी आपकी और IPV आएगी और न्यूमोकोकल वैक्सीन आएगी। पेंटावेलेंट में आपकी 5 हो जाएंगी कवर, ओरल में ओनली OPV और रोटा वायरस आएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? BCG, मीजल्स, कोलेरा या फिर A&B। तो BCG और मीजल्स दोनों क्या है? लाइव वैक्सीन है। ये देखिए लाइव वैक्सीन की लिस्ट ये रही। लाइव वैक्सीन में आपकी BCG ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा जो इंट्रानेजल मतलब स्प्रे के थ्रू दी जाती है, मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस। तो ये क्या है? लाइव है। फिर यहाँ पर आती है इनएक्टिवेटेड और किल्स में। तो किल्स में आपकी कोलेरा आ जाएगी, रेबीज आएगी, साल्क आ जाएगी, टॉक्सोइड में डिप्थीरिया और टिटनेस आ जाएंगी। नेक्स्ट इज पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो पोलियो कैसे ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल, ड्रॉपलेट्स, सेंट फ्लाइज या फिर मॉस्क्यूटो बाइट। पोलियो ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट से। पोलियो में जो पैरालाइटिक पोलियो है, टाइप 1 पोलियो वायरस के थ्रू होगा
कॉमनली 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को ये अफेक्ट करेगा। कॉज पूछें तो टाइप 1 पोलियो वायरस, और सबसे ज़्यादा जो सिस्टम अफेक्ट होगा वो कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम। अब वैक्सीन वायल मॉनिटर पॉलिसी भी ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए ही अप्लाई की जाती है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर का यहाँ पर आपको क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्पेशली इसके जो कौन सी वैक्सीन BBM के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वैक्सीन को आपको थ्रो करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सर्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वैक्सीन के ऊपर ये बने हुए होते हैं जो BBM पॉलिसी को फॉलो करती हैं। तो यदि इनर स्क्वायर लाइटर देन द आउटर रिंग, जो स्क्वायर है ये लाइटर है किससे, आउटर रिंग से, मतलब वैक्सीन की एक्सपायरी डेट नहीं हो और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एट द लेटर टाइम, कुछ दिन के बाद, इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर रिंग, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनर स्क्वायर और आउटर सर्किल दोनों इक्वल होते तब वैक्सीन यूज़ नहीं करना, डिस्कार्ड करना है। अब लेकिन यहाँ पर जो इनर स्क्वायर डार्क हो जाता है आउटर सर्किल से, तब भी वैक्सीन को यूज़ नहीं करना, फेंक देना है। तो इन दो केस में, फर्स्ट और सेकंड में वैक्सीन यूज़ करना है, इन दो केस में वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट इज, इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कौन सी डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलेगी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टिसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो जो डिसीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं ट्रांसमिट होगी वो होगी हेपेटाइटिस बी। मीजल्स फैलेगा, डिप्थीरिया फैलेगा, पर्टिसिस फैलेगा, हेपेटाइटिस बी या तो निडल प्रिक इंजरी से होगा, या वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब माँ से बच्चे को होगा, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, सेक्सुअली होगा। लेकिन यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा। ड्रॉपलेट से आपको पर्ट्यूसिस होगा, टीबी फैलता है, एयरबॉर्न से रूबेला होगा, मम्स होगा। ड्रॉपलेट से मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू होगा। लेकिन एयरबॉर्न की बात करें, मतलब हवा में जो वायरस उड़ रहे हैं, टीबी हो सकती है, चिकन पॉक्स होगा, मीजल्स होगा, सार्स तो सबसे ज़्यादा जो अभी खूब फैला है, इसका कोविड-19 एक एग्जाम्पल था, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, एयरबॉर्न है। फिर हेपेटाइटिस की बात करें हम, हेपेटाइटिस 5 तरीके का होता है, ABCDE। डी बहुत कम होता है, दूसरे के साथ में होगा, डायरेक्ट नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस A और E होते हैं फीको ओरल रूट से, किससे, फीको ओरल रूट से। जो B और C हैं, B और C ब्लड से हो सकते हैं। B के लिए तो माँ से भी हो सकता है, बच्चे को ब्लड डोनेट करने वाले से भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस C जनरली निडल प्रिक इंजरी से भी हेपेटाइटिस B हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस C को ट्रांसफ्यूजनल भी कहा जाता है। ट्रांसफ्यूजनल मतलब कि ये ब्लड से, ज़्यादातर ब्लड से यदि ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है ब्लड हेपेटाइटिस C वाला, तो ज़्यादा चांस रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, जर्म थ्योरी किसने दी थी डिसीज की, डार्विन ने, लुईस पास्चर ने, एरिक्सन ने। कि के बारे में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है रॉबर्ट कोच, दूसरा होता है लुईस पास्चर। यदि एग्जाम में आपको जर्म थ्योरी का पूछते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया था, तो ये किया था लुईस पास्चर ने। लेकिन यदि जर्म थ्योरी के जनक कहे जाते हैं तो वो कौन थे, रॉबर्ट कोच। 2 या नाम याद रखें आप, दोनों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग पॉइंट पूछें तो लुईस पास्चर, लेकिन जर्म थ्योरी के फादर पूछें तो वो कौन थे, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू आर कैरिंग आउट अ प्लान फॉर पोस्टपार्टम वुमेन हु गेव बर्थ जस्ट अ फ्यू आवर्स एगो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू क्लोजली मॉनिटर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। यदि आप किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को पोस्टपार्टम वुमेन की केयर करते हैं, कुछ घंटे पहले उसकी डिलीवरी हुई है, तो आप किस चीज़ के लिए क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि उन कॉम्प्लिकेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, यूटेराइन इन्फेक्शन को, पोस्टपार्टम हेमरोइज को, कि पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए, किसके लिए आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। यदि लेडी की क्या हुई है, यहाँ पर पोस्टपार्टम वुमेन है, डिलीवरी हुई है, कुछ घंटे हुए हैं, तो ऐसे केस में आप डीपीटी तुरंत डेवलप नहीं होगा, ना यूट्राइन इन्फेक्शन तुरंत डेवलप होगा, ना पोस्टपार्टम साइकोसिस तुरंत डेवलप होगी। आपको जो चीज़ कुछ घंटे के बाद मॉनिटर करना है वो होगा पोस्टपार्टम हेमरेज। PPH की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद।
और पोस्टपार्टम हेमरेज और ब्लीडिंग का मतलब है कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड कंसर्निंग असेसमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ लेबर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि जो 4थी स्टेज है लेबर की, क्या है, 4th स्टेज ऑफ लेबर है यहाँ पर, तो कौन सा है जो कॉमन और कंसर्निंग पॉइंट होगा। यूटेराइन फंडस पाल्पेटेड टू द राइट ऑफ द अम्बिलिकस, एन ओरल टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 100.6 डिग्री फ़ारेनहीट, पेरिनियल एरिया ब्रेस्ड एंड एडिमेटस, डार्क रेड लोचिया ड्रेनेज। तो यहाँ पर 4th स्टेज ऑफ लेबर में क्या है जो आप असेस करेंगे, कंसर्निंग रहेगा। पहली चीज़ 4th स्टेज ऑफ लेबर, तीसरी स्टेज में क्या है, प्लेसेंटा बाहर आता है। 4थी स्टेज को आप कहते हैं ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, पहली स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी 0 से 10 सेंटीमीटर, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा है। दूसरी स्टेज में बेबी बाहर आएगा। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा, जो AMTSL स्कोरिंग हमने पढ़ी है वो आपको एग्जाम में आती है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर कल पढ़ा है हमने, तो वो भी आता है। 4थी स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसमें आपको ओनली ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर क्या है जो आप ऑब्जर्व करेंगे, डार्क रेड कलर का लोचिया ऑब्जर्व करेंगे कि पेरिनियल एरिया ब्रस्ट और एडिमेटस है, कि ओरल टेम्परेचर की रीडिंग 100.6 डिग्री से ज़्यादा आती है, या फिर यूट्राइन फंडस पाल्पेट हो रहा है, कहाँ पर, राइट ऑफ द अम्बिलिकस। किस चीज़ को आप मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग NHM के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, ANM के पेपर परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।